अब की बार 400 पार, यही है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूत्र वाक्य। लेकिन यह होगा कैसे? क्योंकि दक्षिण भारत के 5 राज्यों को जीते बिना 400 सीटों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। शायद इसीलिए अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ दक्षिण भारत में निकल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन और 120 घंटे के विजय अभियान पर निकल चुके हैं। 400 के टारगेट को पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत की 129 लोकसभा सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है और इसी अभियान के तहत आज पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में पहली चुनावी रैली की। आप ये रिपोर्ट देखिए। ये जन सैलाब, ये जोश और उत्साह, प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोगों का ये प्यार आंध्र प्रदेश के पन्नाडु में दिखा। నా ఆంధ్ర కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారాలు। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन है, इसलिए पलनाडु की रैली में तीनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ आने से बीजेपी 25 सीटों वाले आंध्र प्रदेश में काफी मजबूत स्थिति में आ गई है। यहां मुझे कोटप कोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। कर्नाटक और तेलंगाना में बीजेपी का संगठन मजबूत है। आंध्र में गठबंधन बनने के बाद बीजेपी की दक्षिण के इस राज्य से भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। पर चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी को क्यों बेहतरीन कम्युनिकेटर कहा जाता है, ये पलनाडु की रैली में नजर आया। जनसेना पार्टी के पवन कल्याण अपना भाषण दे रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग टावर पर चढ़ गए। पीएम मोदी ने पवन कल्याण को बीच में रुकवाया और फिर माइक पर आकर लोगों से उतरने को कहा। पवन, जरा पुलिस के लोग उनको नीचे उतारिए, नीचे उतारिए उनको। बिजली के तार है, आप क्या कर रहे हैं वहां? प्लीज कम डाउन। आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। प्लीज नीचे आइए आप। तो आज से 33 दिन बाद 19 अप्रैल को जिन 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, उनमें दक्षिण भारत के आखिरी कोने में स्थित तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसके एक हफ्ते बाद 26 अप्रैल को कर्नाटक और केरल की 34 सीटों पर वोटिंग होगी और यही वजह है प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही दक्षिण भारत का अभियान शुरू कर दिया। क्या है पीएम मोदी की तैयारी? वो कैसे 400 सीटें पाने के लिए मिशन 129 पर टारगेट कर रहे हैं? आपको यह देखना चाहिए। अब केरला के लोग भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अब की बार इत्तमणा नानोरिल अधिगम। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस मिशन दक्षिण पर है। यही वजह है कि बीजेपी ने दक्षिण भारत के 5 राज्यों तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर जोर लगाया है। इन 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। टारगेट 400 पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत की 129 सीटों के लिए खास रणनीति अपनाई है। इसी रणनीति के तहत 5 राज्यों में पीएम मोदी चुनावी रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने 120 घंटे में 129 सीटों को कवर करने की एक योजना तैयार की है। कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आंध्र प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन के बाद पीएम मोदी अगले 48 घंटे तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में बिताने वाले हैं। इस दौरान वो बड़े रोड शो और रैलियां करेंगे। पीएम मोदी 18/5 को सुबह 11:30 बजे तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा करेंगे। दोपहर 3:15 बजे उनकी कर्नाटक के शिवमोगा में रैली होगी। तेलंगाना और कर्नाटक के बाद पीएम तमिलनाडु जाएंगे। शाम 5:45 पर उनका कोयंबटूर में विशाल रोड शो होगा। 18/5 की रात प्रधानमंत्री मोदी कोयंबटूर के सर्किट हाउस में बिताएंगे। 19 मार्च को सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। इसी दिन दोपहर 1 बजे वो फिर से तमिलनाडु जाएंगे। उनकी सालेम में बड़ी रैली होगी। तेलंगाना के लोगों ने मोदी को फिर से वापस लेने का फैसला सुना दिया है। तेलंगाना भी कह रहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण भारत को कितनी अहमियत दे रहे हैं, इसे इसी बात से समझा जा सकता है। 15/5 को पीएम मोदी ने केरल के पथनमथिट्टा और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रैली की। 16/5 को वो तेलंगाना और कर्नाटक में थे। 17/5 को प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश पहुंच गए। 18/5 को पीएम तेलंगाना और तमिलनाडु में होंगे और इसके अगले दिन यानी 19 मार्च को वो केरल पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में जहां जहां जा रहे हैं उनके पीछे भारी जन सैलाब उमड़ रहा है। 2 दिन पहले हैदराबाद के रोड शो की भीड़ बता रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत क्या सोच रहा है। तेलंगाना में 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे। कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पीएम मोदी का जादू चल रहा है। तेलंगाना के लोगों की बात सीधी मुझ तक दिल्ली में पहुंचे, इसके लिए मुझे यहां सभी सांसद जीत करके आए तो बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी, ताकि मैं आपकी अच्छी सेवा कर सकूं। दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं जहां से बीजेपी के सांसद लोकसभा पहुंचते रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी मजबूत स्थिति में है और लोकसभा चुनाव में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी को 17 सीटें मिली थी। उसका वोट करीब 43% रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मजबूत हुई। उसकी सीटें बढ़कर 25 हो गईं, जबकि उसे 51.38% वोट मिले। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है कि 28 सीटों वाले कर्नाटक में बीजेपी के इस प्रदर्शन को न सिर्फ दोहराया जाए, बल्कि इस आंकड़े को और बढ़ाया जाए। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन किया है। जेडीएस की वोक्कालिगा समुदाय में अच्छी पकड़ है, जबकि कर्नाटक का लिंगायत समुदाय बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। बीजेपी इन दोनों समुदायों को एकजुट करके कर्नाटक में फिर से कमाल दिखाने की तैयारी में लगी है। ये जन सैलाब और आप सबके चेहरों का ये उत्साह कर्नाटका ने लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड सीटों पर जिताने का संकल्प ले लिया है और आपने घोषणा कर दी
आज पूरा कर्नाटका कह रहा है अब की बार पीएम मोदी का करिश्मा और बीजेपी की ठोस रणनीति का असर जमीन पर नजर भी आ रहा है। TV9 पीपल्स इनसाइट और पोल स्ट्रैट के ओपिनियन पोल में कर्नाटक की 28 सीटों पर बीजेपी एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करती दिख रही है। ओपिनियन पोल में कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी 22, यानी सरकार कांग्रेस की राज्य में बनने के बावजूद बीजेपी यहां पर अपनी सीटें बचा रही है। ज्यादातर जेडीएस 1, कांग्रेस 5। जमीन से आ रही लहर को शायद प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह समझ गए हैं। यही वजह है कि जब 16 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के कलबुर्गी में थे, तब उन्होंने कर्नाटक के लोगों को अपनी उन योजनाओं के बारे में बताया जिनका रोजमर्रा के जीवन से सीधा नाता है। पहले पैसों की कमी के कारण घर की महिलाएं, घर के बुजुर्ग अपनी बीमारियां छिपाते थे, बच्चों को भी नहीं बताते थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि ये बीमारी का पता चल जाएगा, अस्पताल में जाना पड़ेगा और इतना बड़ा खर्च हो जाएगा कि बच्चे कर्ज में डूब जाएंगे। लेकिन बीते कुछ सालों में आयुष्मान योजना लाकर हमने लोगों को इस चिंता से मुक्त कर दिया। और मैंने हर माता बहन को कहा है, अब बीमारी को छिपाने की जरूरत नहीं है। अब माताओं बहनों पीड़ा सहन करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में आपका बेटा बैठा है। दक्षिण भारत के तेलंगाना से भी बीजेपी को बड़े उलटफेर की उम्मीद है। सिर्फ 3 महीने पहले यहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी, लेकिन अब यहां माहौल बदल रहा है। देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार जो बात तेलंगाना की जमीन से प्रधानमंत्री मोदी महसूस कर रहे हैं, वही ओपिनियन पोल के अनुमान में भी नजर आ रहा है। TV9 पीपल्स इनसाइट और पोल स्ट्रैट के ओपिनियन पोल के अनुमान में बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है। 17 सीटों वाले तेलंगाना में बीजेपी को 6 सीट मिलने का अनुमान है। तेलंगाना में बीजेपी अच्छा करता दिख रही है। 6 सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है, 9 कांग्रेस को मिल सकती हैं और बीआरएस प्लस केवल 1 पर और 1 असदुद्दीन ओवैसी की सीट AIMIM की। ये यहां पर तेलंगाना का गणित कहता है। बीजेपी की बड़ी उम्मीद 25 लोकसभा सीटों वाले आंध्र प्रदेश से है। यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार आंध्र प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने 2 मजबूत क्षेत्रीय दलों TDP और जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन किया है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ आने से बीजेपी की स्थिति आंध्र प्रदेश में मजबूत दिख रही है। TV9 पीपल्स इनसाइट और पोल स्ट्रैट के ओपिनियन पोल का अनुमान है कि बीजेपी का गठबंधन YSR कांग्रेस पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहा है। बीजेपी और TDP को 25 सीटों में से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। आप आंध्र प्रदेश में देखिए 25 सीटें हैं, 4 बीजेपी, 7 TDP, जनसेना 1 भी नहीं, कांग्रेस 1 भी नहीं, YSR जिनके पास 22 सीटें थी वो 14 पर आ सकते हैं। यह कहता है ओपिनियन पोल आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां राजनीति के पंडित बीजेपी को कमजोर खिलाड़ी की तरह देखते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह दक्षिण भारत पर अपना फोकस बढ़ाया, लगता है उसका असर ग्राउंड पर हो रहा है। तमिलनाडु 39 में से बीजेपी 3 सीटें। देखिए साउथ में बीजेपी जा रही है, अच्छा कर रही है, खराब कर रही है, विश्लेषण का विषय है, लेकिन 3 सीटें बीजेपी, DMK 23, कांग्रेस 8, CPI 2, CPI से ज्यादा बीजेपी को, CPIM 1, IUML 1, VCK 1। ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा कहता है। अगर ओपिनियन पोल तमिलनाडु में बीजेपी को 3 सीटें दे रहे हैं, तो ये बीजेपी के दक्षिण में बढ़ते प्रभाव का बड़ा सबूत है। प्रधानमंत्री मोदी शायद हवा के इसी रुख को भांप गए हैं, इसीलिए उन्होंने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी कर दी। कन्याकुमारी से देश के
इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। केरल में आरएसएस का मजबूत संगठन होने के बावजूद बीजेपी को अब तक यहां चुनावी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस बार हालात अलग दिख रहे हैं। 20 लोकसभा सीटों वाले केरल में राजनीति कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन एलडीएफ के पीछे चलती रही है। लेकिन टीवी9 पीपल्स इनसाइट और पोल स्ट्रैट का ओपिनियन पोल बीजेपी के तीसरी शक्ति के तौर पर उभरने का इशारा कर रहा है। हमारे ओपिनियन पोल में बीजेपी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। केरल में बीजेपी के लिए शुभ समाचार है। 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। यूडीएफ कांग्रेस वाला गठबंधन 17 सीटों पर, एलडीएफ 1 सीट पर रह सकता है, यानी एलडीएफ से ज्यादा बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी 400 सीट का नारा ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। उत्तर भारत से बीजेपी के पक्ष में जो मोदी लहर चल रही है, उसका असर दक्षिणी कोने तक महसूस हो रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण में बड़ी उलटफेर की भविष्यवाणी कर रहे हैं। साथियों, तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना की 129 लोकसभा सीटों में पिछली बार बीजेपी ने 29 सीटें जीती थी। इनमें 25 कर्नाटक और 4 तेलंगाना की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की 84 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को एक भी नहीं मिली। यही वजह है कि पीएम मोदी और बीजेपी दक्षिण के राज्यों पर ध्यान दे रही है। अलग अलग ओपिनियन पोल्स के अनुमान ने बीजेपी का हौसला बढ़ा दिया है। टीवी9 पीपल्स इनसाइट और पोल स्ट्रैट के ओपिनियन पोल में दक्षिण भारत में बीजेपी उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। टीवी9 के ओपिनियन पोल में कर्नाटक में बीजेपी को 22 सीटें मिलने का अनुमान है। तेलंगाना में बीजेपी को 6 सीट मिलने का अनुमान है। हमारी सर्वे के मुताबिक आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 4 सीट मिल सकती है। ओपिनियन पोल में तमिलनाडु में बीजेपी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि केरल में बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है। यानी दक्षिण के 5 राज्यों की 129 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 37 सीट मिल सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दक्षिण भारत में सिर्फ 29 सीट मिली थी, लेकिन टीवी9 पीपल्स इनसाइट और पोल स्ट्रैट के ओपिनियन पोल में बीजेपी के लिए खुश होने का मौका है। उसे पिछले लोकसभा चुनाव से 8 सीटें ज्यादा मिलती दिख रही हैं। यही वो कारण है जिसका बीजेपी को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ताकत दक्षिण भारत में झोंक दी है। जिस अंदाज में पीएम मोदी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, अगर 4 जून को दक्षिण भारत के 5 राज्यों में बीजेपी हाफ सेंचुरी के करीब पहुंच जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। और इसी में प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट 400 नजर आ रहा है। 63 दिन पहले मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में समाप्त हो गई है। राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 थी। न्याय यात्रा 2.0 के समापन के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की महारैली हुई, जिसमें राहुल गांधी के साथ एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला और तेजस्वी यादव एक साथ दिखाई दिए। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा उनकी नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की थी। इसलिए अब देखिए राहुल की न्याय यात्रा 2.0 कितना दमदार सियासी शो। छत्रपति शिवाजी महाराज की, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, महात्मा ज्योतिबा फुले की। ये गलतफहमी में मत रहिए कि ये राहुल गांधी चला है। सब पार्टियों के, सब विपक्ष के पार्टियों के लोग चले, सब नेता आए। हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष इन यात्राओं में शामिल हुआ। शरद पवार जी आए, उद्धव जी आए, तेजस्वी आए। पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है,
किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है, तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है? हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है। 16 लाख करोड़ रुपए 20-25 लोगों का कर्जा माफ हुआ। जीएसटी का पैसा है, जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है, मगर किसानों का 1 रुपया माफ नहीं। 63 दिनों तक चली राहुल गांधी की न्याय यात्रा 16/5 को मुंबई के ठाणे में खत्म हो गई। न्याय यात्रा के फौरन बाद राहुल गांधी ने मुंबई के मणि भवन से लेकर अगस्त क्रांति मैदान तक एक और पैदल मार्च किया। इस मार्च को नाम दिया न्याय संकल्प पद यात्रा। न्याय संकल्प पद यात्रा के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन ने शक्ति प्रदर्शन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की। मुंबई के शिवाजी पार्क में हुई इंडिया की इस महारैली में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, एनके स्टालिन, चंपई सोरेन, फारूक अब्दुल्ला और प्रकाश अंबेडकर समेत 15 से ज्यादा दलों के नेता शामिल हुए। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। आजादी में कोई योगदान ना रहा हो, जो तिरंगा ना फहराए हो अपने दफ्तर पे, और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। अरे मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है। जो चिल्लाते थे कि हम यहां गरीबी दूर करेंगे, क्या आज गरीबी दूर हो गई? कि 80 करोड़ हमारे लोगों को अनाज मुफ्त देना पड़ता है, तो गरीबी कहां गई? बेकार हमारे जवान हैं, लड़कियां और लड़के पढ़े लिखे, कोई उनकी तरफ सुनवाई नहीं है। आज वक्त आ गया है कि हम इकट्ठे होके संविधान को बचाएं और इस भारत की जो परंपरा है उसको बचाएं। राहुल गांधी ने 14 जनवरी को मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू की थी। तिरसठ दिन तक चली न्याय यात्रा में राहुल गांधी देश के 14 राज्यों में गए। We decided that the most powerful thing would be to start the yatra from Manipur so that the people of India could get a sense of what the people of Manipur have been through, the difficulty that they've been through, the struggles they've been through. I understand that you have faced a tragedy, you have lost family members, you have lost property, and I want you to know that we are fully standing with you. राहुल गांधी मणिपुर से नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंचे थे। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी करीब 110 जिलों से होकर गुजरे। मुंबई में यात्रा खत्म होने तक राहुल गांधी ने 6,700 किलोमीटर का सफर तय किया। न्याय यात्रा के दौरान राहुल ने बस में सफर किया। वो कई किलोमीटर तक पैदल भी चले। राहुल की रैली में खूब भीड़ भी जुटी। लेकिन सवाल ये है, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बड़ा सियासी चमत्कार कर पाएगी? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को चुनाव में फायदा मिलेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर चले गए। 14/5 को जिस दिन राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की शुरुआत की थी, उसी दिन कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना में शामिल हो गए थे।
राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान मिलिंद देवड़ा से कांग्रेस के टूटने की शुरुआत हुई, लेकिन ये राजनीतिक संयोग है या प्रयोग। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस जिस राज्य में गई, वहां कांग्रेस के दिग्गज नेता और साथी साथ छोड़ते चले गए। बीते दिनों में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा सांसद, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक तक शामिल हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने भी कांग्रेस छोड़ दी। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बसवराज पाटिल और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 था। राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से लेकर 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक की यात्रा की थी, लेकिन इस यात्रा की शुरुआत से पहले भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। तब कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी थी। भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट 2 यानी न्याय यात्रा के दौरान गुजरात कांग्रेस को सबसे बड़े झटके लगे हैं। गुजरात कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण राठवा और कांग्रेस के बड़े ओबीसी नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसके अलावा बाड़ावदर से कांग्रेस के विधायक अरविंद लडारी और खंबात से विधायक रहे चिराग पटेल ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। गुजरात के बाड़ावदर से कांग्रेस विधायक अरविंद लडारी ने गुजरात में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के गुजरात पहुंचने से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया था। इसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पाला बदल लिया। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बार के विधायक लोम्बो तायेंग ने भी कांग्रेस छोड़ दी। असम में तो राहुल गांधी की यात्रा निकलते ही कांग्रेस के 100 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में बड़ी बगावत हो चुकी है। ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। राहुल गांधी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की यात्रा क्या सियासी करिश्मा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।